नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं एक चीनी दार्शनिक की, जिन्होंने इस पूरे विश्व को हिला के रख दिया, जिनकी कथा कहानी, जिनके विचार आज तक लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। और सबसे प्रमुख बात थी कि इनका जन्म और इनके विचारों के बारे में सिर्फ हम उन ग्रंथों पर आधारित हैं जो इन्होंने उस समय लिखे थे। उनकी कहानी, लात्सो की कहानी से पहले हम आपसे बात करेंगे उनकी एक प्रसिद्ध कहानी की, जो उन्होंने एक व्यक्ति को अपने द्वारा बताई थी जब वो पूछना चाहता था कि जीवन क्या है। तो लात्सो और ओशो की भी बात की जाएगी इस कहानी में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे उन सारे बिंदुओं की जो कि ओशो और लात्सो को एक में जोड़ते हैं, जिनसे पता लगता है कि दोनों एक ही थे और दोनों में क्या भिन्नताएं थीं और क्या समानताएं थीं। तो पहले हम बात करेंगे वो कहानी जिसको इन्होंने सुनाया था उस युवक को, जो जानना चाहता था कि जीवन क्या है। हुआ यूं कि एक बार एक व्यक्ति इनके पास आया और उसने जीवन को बहुत ही सरलतम शब्दों में समझना चाहा। जैसा कि ये दार्शनिक थे, अपने विचारों को लोगों को बताया करते थे, लोग इनकी बात को समझते थे, मानते थे और जानने का भी प्रयास करते थे। तो ये कहानी कहते हैं कि एक बार एक किसान के पास एक बहुत शानदार घोड़ा था। इतना घोड़ा शानदार था कि वहाँ के लोगों ने वैसा घोड़ा कभी देखा नहीं था। तो इनसे कहा, किसानों ने कहा कि आपका घोड़ा इतना शानदार है, इसको आप बेच दीजिए। बेचने के बाद में जो आपको पैसा मिलेगा तो आप उससे मालामाल हो जाएंगे। आप उस पैसे से मौज कीजिए और आप उस पैसे का सदुपयोग कीजिए और आप इस घोड़े को बेच दीजिए, क्योंकि ये बेशकीमती है। लेकिन उस किसान ने मुस्कुरा के जवाब दिया, चलो ठीक है। उसके बाद में जब लोगों ने उनसे कई बार कहा कि आप उसको बेच दीजिए, तो वो सिर्फ यही एक ही बात कहते थे कि चलो ठीक है, फिर देखते हैं। इस प्रकार से समय बीता। एक दिन वो घोड़ा उनके घर से भाग गया, अर्थात जहाँ उस किसान ने पाला था वो उस जगह को छोड़ करके और भाग गया। जब घोड़ा भाग गया तो गांव के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने बड़ा ही दुख प्रदर्शित किया और ये बताने का प्रयास किया कि उनके घोड़े के भागने से वो लोग दुखी हैं, क्योंकि ऐसा घोड़ा कहीं देखा ही नहीं गया। इतना अच्छा घोड़ा, जिसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है, घोड़ा भाग गया। लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने दुख प्रदर्शित किया, संवेदना में बहुत से शब्द बोले। लेकिन तब उस किसान ने कहा, चलो अच्छा हुआ, देखते हैं। अब लोग हैरान थे कि इनका घोड़ा भाग गया, भागने के बावजूद ये कहते हैं कि चलो देखते हैं, अच्छा हुआ। अब इन सब बातों का लोगों पर कोई अर्थ नहीं समझ में आया लोगों पर, लेकिन असर पड़ा कि बड़ा अजीब व्यक्ति है ये किसान, बहुत अजीब है, जो कहता है चलो देखते हैं, अच्छा हुआ। इसका घोड़ा भाग गया, ऐसा घोड़ा जो पूरे क्षेत्र में नहीं था, पूरी एरिया में कहीं नहीं था। इतना अच्छा घोड़ा भाग गया, लेकिन ये कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ। कुछ दिन बीते, लगभग 1 महीने बाद वो घोड़ा वापस आया और उसके साथ में 10-12 और घोड़े थे, जंगली घोड़े थे, जो कि उसके नस्ल के नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे घोड़े थे। जब वो घोड़े उसके पास आ गए, जब एक घोड़ा था, एक के जब 11 घोड़े हो गए, तो वही गांव के लोग, वही पड़ोस के लोग, वही उसके मित्रगण आए और उन्होंने कहा कि देखिए आपके घोड़ा कितने घोड़ा को लेकर आया। तो किसान ने फिर वही जवाब दिया कि चलो अच्छा हुआ, आगे देखते हैं। अब वो लोग फिर हैरान कि घोड़ा भाग गया था, फिर भी ये व्यक्ति इतना ही खुश था। आज इसका घोड़ा एक का 11 घोड़ा करके लाया, फिर भी ये कह रहा है कि चलो अच्छा हुआ। समय बीतता गया, लोग उसको ये देखते थे, किसी दिन तो ऐसा आएगा ये व्यक्ति दुखी होगा या फिर बहुत खुश होगा। ये तो हर बात में यही कह देता है कि चलो देखते हैं, चलो अच्छा हुआ। आगे जाकर एक बार समय बीतता है। उस जंगली घोड़ों में से एक घोड़ा था जो भी अपने रंग का और नस्ल का सबसे उम्दा लगता था, बहुत अच्छा था। उसके लड़के ने, किसान के लड़के ने उसको चाल सिखानी चाहिए और उसने उसकी सवारी करनी चाहिए। वो घोड़े को सिखाने ले जाता था, उसे भी थोड़े बहुत हुनर था चाल निकालने का। वो उससे सिखाने ले गया। ले जाते समय एक बार ऐसा हुआ कि घोड़े से वो गिर गया और उसका पैर टूट गया। अब जब उसका पैर टूट जाता है तो सारे लोग, फिर वही लोग इकट्ठे होते हैं और दुख संवेदनाएं व्यक्त करते हैं कि इसका तो जीवन बर्बाद हो गया, ये कभी चल फिर नहीं पाएगा, ये बहुत बुरा हुआ है। किसान ने कोई जवाब नहीं दिया। जब लोगों ने पूछा कि आपका लड़का जो है ये इतना कष्ट में है, इतना इसे दुख हो रहा है, ये विकलांग सा हो गया है, क्या आपको इसका दुख नहीं है? उन्होंने कहा चलो अच्छा हुआ, चलो देखते हैं। अब सारे लोग बहुत हैरान थे कि आखिर ये व्यक्ति है कैसा, इसके मन में आखिर क्या चल रहा है जो हमेशा यही कहता है। फिर होता ये है, पड़ोसी राज्य के राजा ने उस राज्य पे, जिस साम्राज्य में वो रहता था, जो किसान रहता था, जो वहाँ बस्ती थी, वहाँ पर आक्रमण कर दिया। इमरजेंसी की वजह से
क्या हुआ, वहाँ पर सब युवाओं को फौज में बुलाया गया, मिलिट्री में भर्ती किया गया। अब उस गांव के जितने भी युवा थे जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष की थी, सबको ज़बरदस्ती भर्ती करा लिया गया। कुछ युवा अपनी इच्छा से ही भर्ती हुए। अब वो लड़का जो किसान का लड़का था, वो उसे किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि उसकी हालत देख कर लगता था कि इस सेना में जाकर क्या करेगा, क्योंकि वो अपने एक पैर में पट्टी बांधे हुए, एक पैर से वो लंगड़ा था, वो विकलांग था, इसलिए उससे किसी ने बात भी नहीं किया। अब जब सारे गांव के युवा चले गए, तब फिर गांव के किसान लोग उनके पास आए और उस किसान से कहा कि देखिए, आपका बच्चा जो है बच गया, सारे लोग वहाँ पर चले गए हैं, भर्ती हो गए हैं, पता नहीं युद्ध का क्या परिणाम रहेगा, जीतेंगे या हारेंगे, बंदी बना दिए जाएंगे या सारे युवा जो है मारे जाएंगे। किसान ने फिर वही अपना रटा रटाया जवाब दिया। उसने कहा चलो अच्छा हुआ, चलो देखते हैं। इस प्रकार से जीवन का दर्शन जो था वो लाओ त्से ने अपने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उस युवा को समझाया कि जीवन में जो भी हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है और इसके सिवा हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उनका जीवन और जन्म कहाँ हुआ था। लाओ त्से का जन्म जो था वो चीन में हुआ था और उस समय एक झोउ साम्राज्य था, उसके ये निवासी थे और उसी साम्राज्य से इनका संबंध था। इनका असली नाम तो गुमनामी के इतिहास में दब गया। इनका असली नाम कहीं किसी को नहीं पता है, लेकिन जो आज तक जानकारी मिली है उसके अनुसार पर इनका नाम लियर था। इसके बाद जीवन के बाद में इन्होंने अपनी शिक्षाएं थीं, उनकी जानकारी हमें मिलती है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे उन्हीं के आधार पर। आपका प्रमुख संदेश क्या था कि आप प्रकृति और सादगी का जीवन जीने का आप हमेशा बात करते थे। जब प्रकृति के साथ जिएंगे और सादगी से जिएंगे तो ये आपका मुख्य शिक्षण था। आपने जो मार्ग दिया था उस मार्ग पर चलने के बाद में प्रकृति से संतुलन और ब्रह्मांड के नियमों का पालन, यही दो तरीके आपने बताए थे। अब इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था, जो इनका, क्योंकि भाषा इनकी चीनी थी, चीन देश के निवासी थे, तो ताओ जे चिंग नामक एक इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी। वो धर्म और दार्शनिकता दोनों को प्रदर्शित करने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जीवन के उन सरलतम, साधारण एवं रहस्यों की बात की गई है जो कि मानव जीवन के लिए हमें विनम्रता और सहजता पर की ओर ले जाते हैं। जीवन के अंतिम वर्ष में ऐसा माना जाता है कि ये अपने विचारों को फैलाने के लिए इन्होंने साम्राज्य छोड़ दिया और एक तरह से गुमनामी का जीवन जीने लगे। लेकिन उस गुमनामी में इन्होंने जो अर्जित किया है, ये जहाँ भी जाते वहाँ अपने विचार रखते, लोग इनके आसपास झुंड बना लेते और एक तरह से इन्हें ज्ञान साझा करने वाला मानने लगे और इनके द्वारा कही हुई बातें लोगों को अति पसंद आई और ये जो है प्रसिद्ध होने लगे। लेकिन ये प्रसिद्धि इनकी गुमनामी से आगे नहीं थी, अर्थात इन्हें कोई नहीं जानता था कि ये किसी साम्राज्य के से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी ग्रंथ के रचनाकार हैं या ये बहुत महान विचारक हैं। केवल इनकी बात लोग सुनते थे। इनकी सादगी, इनकी विनम्रता और इनकी प्रकृति के साथ जो सामंजस्य था वो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। ये हमेशा अपनी बातों में अहिंसा और संतुलन पर जोर देते थे और ये शक्ति से अधिक दया और प्रेम को महत्व देते थे। इनका जीवन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। ये कहते थे कि सरलता और मानवता के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो आप संतुलन बना के कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ओशो और लाओ त्से में क्या संबंध था, आखिर क्या बातें थीं जो दोनों की एक थीं। तो उनकी अवधारणा सिखाती थी कि हमें जीवन को प्राकृतिक प्रभाव की ओर जीना चाहिए। हमें जो प्राकृतिक प्रवाह है उसी को हम स्वीकार करना चाहिए। हम कभी भी जीवन की विपरीत दिशा में न बहें, अर्थात अपने आप को जैसा प्रकृति चाहती है, जैसा कि इन्होंने कहानी में बताया था, वैसे ही आगे बढ़ाएं। अब श्रीमान ओशो ने भी इसी धारणा को अपने प्रवचनों में अधिक महत्व दिया है। उन्होंने यही कहा है कि हम अपने जीवन को कहीं किसी के विरोध में ना जिएं, किसी संघर्ष में ना जिएं, हम जीवन को सरलतम रूप में जिएं। इन्होंने कहा था कि अहंकार नहीं होना चाहिए, सहजता होनी चाहिए। ओशो ने भी अपने जीवन दर्शन में बताया है कि जटिलताएं हम स्वयं पैदा करते हैं, बल्कि हमारा जीवन बहुत ही सरल, साधारण और बहुत ही सुंदर है। ओशो ने कहा था कि हम अपने अस्तित्व के साथ जो संघर्ष में रहते हैं उससे हमारे जीवन में बहुत विकृतियां पैदा होती हैं, बहुत सी ऐसी बाधाएं हैं जो हम स्वयं पैदा करते हैं। इसी प्रकार से ओशो ने भी कहा था कि हम अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, अपना भाग्य हम स्वयं लिखते हैं, अपने जीवन की दिशा और दशा
हम स्वयं तैयार करते हैं, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। हम अपने जीवन के खुद निर्माता हैं, खुद ही उसको भोगता भी है। अब इनकी आगे की शिक्षा ये थी कि सत्ता और अहंकार का विरोध किया था। इन्होंने क्या था कि सत्ता और अहंकार का विरोध कीजिए, अर्थात आप सत्ता और अहंकार इन दोनों के आसपास मत जाइए, क्योंकि ये सत्ता वाले लोग और अहंकार वाले लोग ये किसी को कुछ नहीं समझते हैं, इनका जीवन सरल नहीं रहता है और वहीं से हमारा जो है संघर्ष भी शुरू हो जाता है। ओशो ने भी इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाया और बताया है कि सच्चा धर्म और आध्यात्मिकता यही है कि हम किसी पर शासन ना करें, बल्कि हम अपने स्वयं आप पर शासन करें। जब हम अपने आप पर शासन करते हैं तो हमारा जीवन निर्मल, सहज और एक विकासगामी बन जाता है। जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुभव व्यक्ति को आगे ले जाते हैं। इसी परंपरा को लेकर के ओशो ने पूरे जीवन काम किया और ओशो ने इनके ग्रंथ जैसा भी जिस हाल में मिला था, ओशो ने उसको पढ़ा और उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। ओशो ने भी आधुनिक जीवन में जो भौतिकता थी उसके साथ ही ये बताया था कि आप बाहर से कितने भी भौतिक हों, लेकिन अंदर से आप धर्म के विषय में, समाज के विषय में और जो पारंपरिक धारणाएं चल रही हैं उनको तोड़ करके, उनसे अलग जा कर के जब आप अपने अनुभव के आधार पर जीवन जिएंगे तो आपको एक अच्छी ही ज़िंदगी मिलेगी। ओशो ने इनको पूर्ण शिक्षक कहा था। अब पूर्ण शिक्षक के मामले में जो उनके विचार थे वो यही थे कि जितने आप सरल हैं, जितने आप सहजनता से जीवन अपना जी रहे हैं, वही आपके जीवन की असली मकसद है। इस पर जो ओशो ने विचार रखे थे उसी विचारों को लेकर के आज जितने भी दार्शनिक हैं, जितने भी प्रेरक लोग हैं जो समाज को जगाने का कार्य करते हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो सब यही कहते हैं कि हम अपने जीवन को जितना सरल और जितना उच्चतम जिएंगे वो सब हमारी सरलता में ही निर्भर करता है। अब ओशो ने पूरे जीवन भर जिस मार्ग को अपनाया वो मार्ग कहा जाता है कि इनके ग्रंथ से ही लिया गया था, इनके विचार से ही लिया गया था। तो कहानी में आपने समझा कि किस प्रकार से उन्होंने बताया था कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा हो रहा है। इस प्रकार से दोनों महान विचारक थे, दोनों की विचारधारा एक थी, दोनों एक ही तरह से जीवन शैली में विश्वास करते थे और दोनों ने ही मानवता के कल्याण के लिए बात की। आज हम प्राचीन समय के जब ग्रंथों को देखते हैं, जब दार्शनिक विचारों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि मानवता की को सरल बनाने के लिए, मानवता को एक नई दिशा देने के लिए दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता, जिसने मानव के जीवन में प्रकाश लाने का पूर्णतः प्रयास किया है और वो दोनों लोग उसमें सफल रहे थे। मज़े की बात है, कहीं कहीं आपने देखा होगा, कहीं कहते हुए सुना होगा कि दोनों में विवाद था, लेकिन दोनों में कोई विवाद नहीं था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, दोनों ने ही एक दूसरे के जीवन में प्रकाश का काम किया था। क्योंकि यदि लासो ना होते तो शायद ओशो इतने प्रखर, इतने निर्भीक और इतने सहज ना होते, और अगर ओशो न होते तो ये भारत के लोग उनको इस रूप से कैसे याद करते। उनका जो जीवन था वो पूरा समाज को समर्पित था। भौतिकवाद में भी अध्यात्म को पकड़ने की कला सिर्फ और सिर्फ ओशो के पास थी और उससे हम प्रेरणा लेकर के आज आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, ये थी दोनों महान विचारकों में एक समानता, उनके विचार। आपको ये वीडियो कैसे लगा आपको ये वीडियो, और इसको आपने क्या इससे सीखा है, इसको कमेंट के द्वारा बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के लिए जो इससे लाभ उठा सकते हैं। आपने दोनों विचारकों को समझ लिया होगा, समझ गए होंगे आप दोनों की दशा को कि आखिर वो हमारे जीवन में किस प्रकार से एक नई क्रांति का उदय करने के लिए प्रयासरत थे। मानवता जो कि जकड़ी पड़ी हुई थी अपनी धर्मांधता में, जकड़ी पड़ी थी अपनी रूढ़िवादिता में, उससे निकालने के लिए दोनों ने पूरे जीवन संघर्ष किया और आखिर हमें दिया एक जीने लायक समाज। आज बहुत ही आवश्यकता है उन दोनों की। अब वो हमारे साथ में ऐसे तो है नहीं, लेकिन विचारों के रूप में जब भी हम खोजेंगे, जब भी हम प्रयास करेंगे, उनके ग्रंथ, उनकी किताबें, उनके विचार हमें हमारे आसपास ही मिल जाएंगे। जहाँ भी कोई स्वतंत्रता की बात करता है, जहाँ भी कोई सरलता की बात करता है, समझ लीजिए कि ओशो उसके आसपास हैं, उसका जीवन वहाँ से प्रभावित है। जीवन प्रभावित तभी हो पाएगा जब हम उनके विचारों को सहज रूप से स्वीकार करेंगे और अपने आचरण में
वो सारा उतारने का प्रयास करेंगे जो जीवन को सरलतम बनाता है। कठिनतम बनाने के लिए तो बहुत से उपाय हैं। आप सरल रहना बहुत कठिन है। आप कठिन तो 1 सेकंड में हो सकते हैं, लेकिन सरल रहने के लिए आपको अपने अंदर सरलता लानी पड़ेगी। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आप और क्या जानना चाहते हैं, किस महापुरुष के बारे में, किस विचारक के बारे में आप और अधिक जानना चाहते हैं, कमेंट्स करके मुझे बताएं। बताने के बाद में कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।